लिहाजा आज के तालिबान से जो बैकरूम टॉक्स भी हमारे भारत की हो रही है, उसमें भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के टूटने का ज्यादा बड़ा खतरा है। ये जो हम देखते हैं कि वहां जो मारपीट हो रही है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की आईएसआई और जो उनकी एजेंसीज हैं, उनके जरिए उन अफगानों को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तालिबान आने के बाद ये होगा और उसके बाद वो होगा। और कश्मीर में पिछले लंबे वक्त से, जब से ये हुकूमत आई है, तब से कश्मीर के अंदर कई चीजें बदली हैं। अब बदली है तो पाकिस्तान के पास अब जो है दहशतगर्द पैदा करके हिंदुस्तान भेजने की भी उसकी औकात नहीं रही है। लिहाजा उसको यह लगता था कि हम काफिर के नाम पे, हिंदू के नाम पे इन पठानों को बरगला लेंगे और इनका कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लगता है कि कश्मीर से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो डर है वो डूरेंट लाइन के खत्म होने का डर है। और शायद कहीं खैबर पख्तूनख्वा और चमन का जो पूरा बॉर्डर है, अगर वो बदला तो पाकिस्तान के लिए खतरा होगा। लिहाजा पाकिस्तान इस खतरे को डाइवर्ट करने के लिए भारत के खिलाफ ये तमाम सारी चीजें कह रहा है। लेकिन अगर वहां ये गवर्नमेंट सेटल भी हो जाती है, तो जिस तरीके से आज भी आप देखें कि भारत की हुकूमत ने वहां जो सबसे ज्यादा जो जिसे कह सकते हैं कि वहां खाने की कमी हो रही है, उस गेहूं की पेशकश की है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान की वर्चस्व है, उनकी ताकत है, ऐसे में भी हम हिंदुस्तान गेहूं भेज रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, तालिबान के साथ भारत का एक ऐसा रिश्ता है, और खासतौर से लोगों को शायद कम पता होगा, जिसे हमारे यहां देवबंद स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, जो 1866 में बना। और 1866 में उस वक्त बना ये जब 1857 का जो पहला आजादी का गदर माना जाता है या म्यूटनी माना जाता है, उस वक्त जो हिंदुस्तान में जंग आजादी की जो चीजें चल रही थी, उसमें यह कहा गया कि साहब ये जो मुसलमान है, ये कहीं इस लड़ाई में शामिल हो जाए और शामिल होकर के ये अपनी पहचान भूल जाए, और हम क्यों लड़े, और हमारा तो एजेंडा यह है कि इसके लिए तो हिंदू लड़ ही रहे हैं। लिहाजा देवबंद स्कूल ऑफ थॉट बना, और सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, उसने इस नजरिए से इसको आगे रखा कि मुसलमान अपनी आइडेंटिटी इस फ्रीडम मूवमेंट के सिलसिले से जम न कर जाएं, कहीं वो हिंदुस्तानी जैसा न दिखने लगे और हिंदुओं के साथ मिक्स न हो जाए। उस आइडेंटिटी को डिस्टिंक्ट करने के लिए ये 1857 में जो हुआ, और उसके बाद में फिर जो अंग्रेजों का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका जो एक अत्याचार शुरू हुआ और मारपीट शुरू हुई और पकड़ धकड़ शुरू हुई, उसके बाद यह हुआ कि साहब मुसलमानों को भारत की जंग आजादी में क्यों लड़ने की जरूरत है, हिंदू लड़ रहा है और हम तो जब जरूरत होगी तब देखी जाएगी। तो 1866 में देवबंद स्कूल ऑफ खड़ा किया, और उसका पीछे सिर्फ मकसद ही यही था कि ये जो है, ये भारत की आजादी में हमें उस तरीके से शामिल नहीं होना है, और मुसलमान की जो एक अलग आइडेंटिटी है उसको अलग रखना है। और उसके बाद में यही वो स्कूल है जिसे तालिबान स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है हमारे यहाँ। और यहां से तालिबानों का रिश्ता बहुत पुराना है। जिस वक्त वहां तालिबान की हुकूमत में थी, उस वक्त में एक मीडिया हाउस में काम करता था। तो मुझे याद है कि इस महमूद मदनी साहब जो हैं, इनके वालिद साहब असद मदनी साहब, ये पाकिस्तान के जो आपका खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है, उस बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया गया था, और उसमें तमाम अफगानी लीडर, तालिबान लीडर, ये तमाम सब शामिल थे। और मैंने जिस मीडिया हाउस में काम करता था, मैंने उनसे कहा कि मेरे कॉन्टेक्ट हैं, मैं वहां जाके जाना चाहता हूं। और असद मदनी साहब ने मेरे लिए खत भी लिखा था कि ऐसे ऐसे ये आना चाहते हैं और आप, लेकिन वो कुछ हमारे ऑफिस के मामलात ऐसे रहे कि मैं वहां नहीं जा पाया, और उस वक्त मुझे वीजा भी मिल गया था। तो आप ये देखें कि तालिबान के जितने भी लिंक थे हिंदुस्तान में, वो सहारनपुर से थे, और जितना भी हमने उस जमाने कवरेज किया, वो तमाम सारे लोग इन्हीं कॉन्टेक्ट के जरिए किया। तो मैं ये मानता हूं कि उनकी जो भी सोच रही हो, लेकिन तालिबान हिंदुस्तान के कभी खिलाफ जाएंगे, ये मुझे इसमें शक है। क्योंकि वो लोग जिस पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पहचान की लड़ाई तो हमसे ज्यादा पाकिस्तान से है उनकी। और वो इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा जो पहले आपके यहां NWP कहलाता था, उस वक्त मुझे याद है कि जब भारत पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की पहली असेंबली कराची में हुई, और लियाकत अली खान साहब ने जब उसको एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि इस ऐवान में जो गद्दार है पाकिस्तान का, उसको बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए कहा, और वो बेचारे रोए भी।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिस वक्त मुल्क भी डिवाइड हो रहा था तब भी उन्होंने नेहरू जी से, गांधी जी से, इन सब लोगों से ये कहा था कि आप हमें भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं, आप हमें बचा लीजिए और हम आपके साथ मिलना चाहते हैं और हमारा आपसे दूसरा रिश्ता है। तो आप अगर उस बैकग्राउंड को देखें, उस पस मंजर को देखें, तो पठान की इज्जत हिंदुस्तान में और पठानों को लेकर के हिंदुस्तान में बहुत एक पॉजिटिव राय है, बहुत एक बेहतर राय है और बहादुर राय मानी जाती है। और शायद ये इस तरफ लोग इग्नोर करते हैं, जानना नहीं चाहते। भारत की फिल्मों में अगर आरिफ भाई देखें, जितनी भी फिल्में हैं उसमें पठान का किरदार बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही उम्दा दिखाया जाता था कि पठान बहादुर होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है और वो किसी भी मजहब के आदमी की अगर वो गारंटी ले ले तो अपनी जान पे खेलकर उसे बचाता है। और आप हिंदी फिल्मों में पठान के कैरेक्टर देखें, कभी भी बहुत कोई हंसी मजाक में नहीं आया, एक हमेशा बहादुर के तौर पे आया। तो इस तरीके से हिंदुस्तान का रिश्ता उन पठानों के साथ बहुत पुराना है और किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि ये पठान मुसलमान है या हिंदू है, कभी किसी ने नहीं पूछा। और आज भी जो लोग पेशावर से जब भाग के यहां आए तो आप देखें कि पूरी पाकिस्तान, हमारी जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है उसमें एक बड़े से 2-3 बड़े खानदान जो वहां से आए थे पेशावर से, उनके बारे में किसी ने नहीं पूछा, इंक्लूडिंग यूसुफ साहब के बारे में किसी ने नहीं पूछा, दिलीप के बारे में किसी ने नहीं पूछा। भले ही उन्होंने अपना नाम रख लिया लेकिन सब जानते थे वो मुसलमान है। तो चाहे वो राज कपूर की पूरी फैमिली हो, पृथ्वीराज कपूर की फैमिली हो, तो पठानों को लेके एक बड़ा पॉजिटिव हमारे मुल्क में वो है। ये जो इस वक्त जो आपने बात कही है, ये मैं समझता हूं कि इसको मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं कि जितने भी अफगानिस्तान में मिनिस्टर हुए, चाहे वो अब्दुल्ला हुए या जितने भी थे, वो सब हिंदुस्तान में थे, वो सब यहीं रहे, यहीं पले बढ़े। उसके बाद में फिर वो वहां चले गए। और आपको याद होगा कि जिस वक्त वहां एक खूनी जैसे कह लीजिए क्रांति हो रही थी और वहां जब नजीबुल्लाह को आपने टेलीफोन के पोल पे लटका दिया था, तो मुझे याद है कि यहां हिंदुस्तान में एक कॉलोनी है जिसको एशियन गेम्स विलेज कहते हैं। और आप सोचिए कि ये 79 की बात बता रहा हूं मैं, और जब उनको लटकाया गया तो पता ही चला कि नजीबुल्लाह साहब की पूरी फैमिली हिंदुस्तान के उस एशियन गेम्स विलेज में रहती थी। किसी दुनिया को नहीं पता था, हिंदुस्तानियों तक को नहीं पता था। तो ये रिश्ते उस दौर से हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के पस मंजर में जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हो सकता है कि वो सिर्फ एक मुसलमान का जो उसे खप्त सुबह से लेकर शाम तक हो गया है, वो हर मुसलमान को ये समझता है कि हर मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम के साथ उतनी ही नफरत करता है, हिंदू के साथ उतनी ही नफरत करता है जितनी मुझे लगता है पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान के अंदर है। आप सिंध में चले जाइए, मुझे वो बात नजर नहीं आती। आप बलूचिस्तान में चले जाइए, वो बात मुझे नजर नहीं आती। आप खैबर खा में चले जाइए, लेकिन पंजाब के अंदर एक खास किस्म का तासुब है और एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है। और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स को वो इस्लाम से जोड़ते हैं, फिर उसके बाद तो वो किसी को भी मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा आज के तालिबान से जो बैकरूम टॉक्स भी हमारे भारत की हो रही है, उसमें भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के टूटने का ज्यादा बड़ा खतरा है। ये जो हम देखते हैं कि वहां जो मारपीट हो रही है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की आईएसआई और जो उनकी एजेंसीज हैं उनके जरिए उन अफगानों को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तालिबान आने के बाद ये होगा और उसके बाद वो होगा। और कश्मीर में पिछले लंबे वक्त से जब से हुकूमत आई है तब से कश्मीर के अंदर कई चीजें बदली हैं। अब बदली है तो पाकिस्तान के पास अब जो है दहशतगर्द पैदा करके हिंदुस्तान भेजने की भी उसकी औकात नहीं रही है। लिहाजा उसको यह लगता था कि हम काफिर के नाम पे, हिंदू के नाम पे इन पठानों को बरगला लेंगे और इनका कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लगता है कि कश्मीर से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो डर है वो डूरेंट लाइन के खत्म होने का डर है। और शायद कहीं खैबर पख्तूनख्वा और चमन का जो पूरा बॉर्डर है, अगर वो बदला तो पाकिस्तान के लिए खतरा होगा। लिहाजा पाकिस्तान इस खतरे को डाइवर्ट करने के लिए भारत के खिलाफ ये तमाम सारी चीजें कह रहा है। लेकिन अगर वहां ये गवर्नमेंट सेटल भी हो जाती है तो जिस तरीके से आज भी आप देखें कि भारत की हुकूमत ने वहां जो सबसे ज्यादा जो जैसे कह सकते हैं कि वहां खाने की कमी हो रही है, उस गेहूं की पेशकश की है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान की वर्चस्व है, उनकी ताकत है, ऐसे में भी हम हिंदुस्तान गेहूं भेज रहा है। कोई आईएसआई, कोई भारत की खुफिया रॉ एजेंसी का वहां डायरेक्टर नहीं जा रहा, वहां आईबी का डायरेक्टर नहीं जा रहा, वहां कोई बदले की कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा डस्ट को सेटल होने दीजिए। ये जो पूरा मूवमेंट है
ये पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान क्या करता रहा है और पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान के अब उस एम्बेसडर को, जो उसके मुल्क में एक एम्बेसी के हैसियत में, एक सफीर की हैसियत रखता था, अमेरिका से चंद डॉलर लेकर के उसको निकाल के आपने उनको हवाले कर दिया। तो पाकिस्तान ने तो अमेरिका के सामने अफगानी लोगों को मारा, उनको पकड़वाया और बदले में डॉलर लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। लिहाजा मैं अभी भी मानता हूं कि जैसी थोड़ा डस्ट सेटल होगी, ये जो हुकूमत भारत के लोग जो समझते हैं, शायद उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम जो है वो बहुत इमीडिएट चीजों से राय बनाते हैं। उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, और हम ये समझते हैं कि तालिबान की हुकूमत के बाद भी आप देखिए कि जब वहां नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो चाहे वहां की पार्लियामेंट का मामला हो, सड़कों का मामला हो, तो अगर भारत की तरफ से ये होता कि साहब ये तालिबान लोग हैं और भारत की हुकूमत को या खुफिया एजेंसी को भी पता होगा कि वहां तालिबान अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है और डाइवर्ट करके किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल बनाया जाए। और कुछ हिंदुस्तान के जाहिल और बदअक्ल लीडरों ने भी इसको हवा देने की कोशिश की है। वो महबूबा मुफ्ती कहती है कि देखिए साहब, उन्होंने अमेरिका को बढ़ा दिया, नरेंद्र मोदी को भी इस तरफ होश के नाखून खाने चाहिए। तो इस तरीके की बातें करके कुछ लोग अपना दिल बहला सकते हैं, पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन, क्योंकि जो कंधार है उसको आपने नाम तो बदला हो, लेकिन हमारे रामायण का जो हिस्सा है कंधार जिसे आप कह रहे हैं, वो गंधारी जो थी वो उसके नाम से जाना जाता था। तो नाम बदलने से मिट्टी नहीं बदल जाती है, नाम बदल जाने से मकान का नंबर बदल सकता है, लेकिन मिट्टी की खुशबू नहीं बदल सकती है। यही मैं बात बार बार कह रहा हूं कि वो रूट्स जब पनपेंगी, वहां की जमीन के लोगों को जब पता चलेगा, या जैसे जैसे पता हो रहा है वैसे ही पाकिस्तान के लिए ये जो पूरा जो उन्होंने सान्या खड़ा किया है, ये उनको बर्दाश्त करना है। भारत की जो अप्रोच है वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत जिसे कह सकते हैं कि एकदम बुलेट टू बुलेट नहीं है जो हम यहां समझते हैं। भारत की अप्रोच शायद उसी बैकग्राउंड में है, और जो भी टॉक्स भारत की सरकार कर रही है वो उसी बैकग्राउंड में कर रही है, और यही पाकिस्तान के लिए एक चिंता का या परेशानी का सबब है, जिसलिए इसको एक भारत वर्सेस तालिबान और तालिबान इस्लाम और भारत काफिर ये कोशिश हो रही है, जो मुमकिन नहीं लगती आरिफ भाई।